तो इस लेक्चर में हम लोगों को रेडियो एक्टिव के बारे में पढ़ना है ना। लिखना बंद करिए भाई, समझिए, कॉन्सेप्चुअल है, पहले समझ लीजिए इसको कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है और आखिर ये जो प्रॉपर्टी है कोई भी मटेरियल क्यों शो करता है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1896 के आसपास। साइंटिस्ट हुए हेनरी बेकरेल और मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि इन्होंने मटेरियल लिया, कोई एक मटेरियल ले लिया और ये लिया था इन्होंने यूरेनियम, और इस यूरेनियम के मटेरियल को इन्होंने एक डार्क ब्लैक कलर से ढक दिया, पूरा शीट ढक दिया, पूरा कवर कर दिया। और सामने फिर इन्होंने सिल्वर के फॉयल रखे और फिर सिल्वर के फॉयल सामने रखे। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर लिखा फोटोग्राफिक प्लेट लिखी, फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया। उसके बाद देखा कि यूरेनियम से कुछ ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि इस ब्लैक पेपर को क्रॉस कर रही हैं, सिल्वर फॉयल को क्रॉस कर रही हैं और जा कर के स्ट्राइक कर रही हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इससे कई चीज़ें पता चली। एक तो ये जो रेज आ रही हैं, ये रेज के पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, पहली बात तो। दूसरा, ये मासलेस हैं। तीसरा, इनको रेडिएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए किसी बाहरी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमने कुछ किया नहीं, इसे हीट सप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिक सर्किट से नहीं जोड़ा, बल्कि ये खुद ब खुद अपने आप एक रेडिएशन प्रोवाइड कर रही हैं, ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर पर अपने आप। अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो अपने आप रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं। वो रेडिएशन अलग अलग फॉर्म में है, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स होते हैं। क्यों होते हैं उसकी वजह बनी, ध्यान समझिए, उसकी वजह बनी। उसकी ये वजह बनी कि जो मटेरियल्स हैं, अभी तक जो मटेरियल्स ढूंढे गए हैं, अगर देखा जाए तो आउट ऑफ 1500 के आसपास मटेरियल ढूंढे गए। 1500 टोटल मटेरियल नहीं है, बल्कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स मिला करके, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 हो गए, ड्यूटेरियम, इससे ऐसे करके, ऐसे बहुत सारे मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं ना। तो टोटल देखा गया कि 1500 के आसपास हैं और उनमें से करीब करीब 250 से 260 ही ऐसे हैं जो कि स्टेबल हैं। कितने हैं? 250 के आसपास ही क्या है, स्टेबल हैं, बाकी सब के सब अनस्टेबल हैं। अब जो अनस्टेबल हैं वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन शो करते हैं, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस तरीके के रेडिएशन शो करते हैं। किस लिए? ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें, ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें। अच्छा, ये पता कैसे किया गया? ये जो मटेरियल्स को डिवाइड किया गया ना, ये एक्सपेरिमेंटली किया गया। कैसे किया गया? एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ग्राफ प्लॉट किया गया। वो ग्राफ ही समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आपको पता चलेगा कौन सा पार्टिकल अल्फ़ा प्रोवाइड करेगा, कौन सा बीटा डिके करेगा और कौन गामा करेगा। इन्होंने ये किया कि एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस पर ले लिया गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर ले गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम जेड कह देंगे, एटॉमिक नंबर वही होगा। और जब इसका डिवीज़न किया गया, जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसे ही। और यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। अब इसके बाद कुछ क्राइटेरिया बताया गया
क्राइटेरिया बताया गया कि फॉर z लेस देन 20 ऐसे न्यूक्लियस, देखिए पहली बात तो ये जो फिनोमेना है ना वो न्यूक्लियस के लिए है। न्यूक्लियस में जब मामला पड़ता है तो जो क्लासिक मैकेनिक्स के जो सारे रूल्स हैं ना वो सारे फॉलो नहीं होते, कुछ ही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये क्या मामला है, ये न्यूक्लियस का मामला है ना। तो हम जो बात करेंगे वो न्यूक्लियस की बात करेंगे, क्योंकि जो रेडियोएक्टिविटी हो रही है वो न्यूक्लियस से हो रही है, वो पूरे एटम से नहीं हो रही। किससे हो रही है, न्यूक्लियस से हो रही है। तो यहाँ पर z इक्वल टू 20 और लेस देन, यानी एटॉमिक नंबर इससे कम लिया जाए, तो उसके लिए कहा गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1 के अगर आसपास है, 1 के आसपास होता है, तो उस वक्त जो मटेरियल आते हैं इसमें जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 के आसपास होगा वो स्टेबल मटेरियल है। स्टेबल मटेरियल का मतलब ये हुआ, आप देखिए यहाँ से एक ग्राफ प्लॉट कर दें, ये प्लॉट, तो ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दें, स्ट्रेट लाइन ना करके इसको डॉटेड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डार्क लाइन है, ये जो पॉइंट है ये देखिए 20 से लेस देन है एटॉमिक नंबर। इनके बीच में इस लाइन पर जो भी एटॉमिक वो आएंगे, इस लाइन पर जो भी एटम्स आएंगे जिनका रेशियो n/p लेस इक्वल टू 1 के आसपास होगा वो कहलाएंगे यहाँ पर स्टेबल मटेरियल, स्टेबल न्यूक्लियस। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो हम लोग ले लिया हमने, यहाँ पर हीलियम की बात कर लें तो 2 4 इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन होंगे भाई। ये जो नीचे होता है वो होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है मास नंबर, क्लियर। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की क्वांटिटी, यानी ये है मास नंबर। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, क्लियर है। तो यानी यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन हैं। इनके लिए अगर मैं रेशियो की बात करूँ n/p कितना हो गया भाई, 1 है, यानी हीलियम तो इसी पर आएगा, यानी हीलियम क्या है, स्टेबल है। एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, हाँ कार्बन के ले लेते हैं, चलो इसी में ये एक हो गया। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में वो भी स्टेबल वाला है ना, 6 और 12 ले लेते हैं। इसके लिए क्या है भाई, यहाँ है 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, वो भी 6 होंगे, ठीक है। n/p की वैल्यू देखा जाए तो वो कितना आ रहा है, 1। सोडियम की बात करते हैं, Na 1123। अब बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, हाँ 12 न्यूट्रॉन, यानी n/p कितना आएगा, 1 के आसपास आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा भाई, 12/11, तो ये 1 पॉइंट समथिंग का आस्ता आएगा। तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं वो इसी पर हैं, इसी लाइन पे हैं, इसी लाइन पे हैं। ये क्या है, स्टेबल है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। उसके बाद ये ग्राफ जो होता है ना वो आगे बढ़ जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर फॉर एक कंडीशन मैंने यहाँ लिखा, दूसरा कंडीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर z ग्रेटर देन 20, नहीं फॉर ग्रेटर देन 20 नहीं, हाँ 1.6 20 की बात की जाए और इनके लिए n/p जो होता है 1.6 से लेस देन एंड 1 से ज़्यादा, समझिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक कैटेगरी बना एटॉमिक नंबर लेस देन 20 और एक कैटेगरी बना ग्रेटर देन 20। तो जो लेस देन 20 है उनके लिए n/p का रेशियो देखा गया कि वो कितना होना चाहिए, 1 के आसपास आना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। ऐसे ही जब ग्रेटर देन 20 देखा गया तो उनके लिए n/p की रेशियो 1 के बराबर नहीं, बल्कि वो लिया गया 1 से 1.6 के बीच में देखा गया। इस कैटेगरी में जो मटेरियल आ रहे हैं वो क्या है, वो है वहाँ पर स्टेबल। अब एक बात बताओ, अगर 1 होता तो स्ट्रेट लाइन जाता, जब 1 के ऊपर है तो अब स्ट्रेट लाइन ना जा करके ये कुछ ऐसे ही जिगजैग मोशन में इस तरीके से ऐसे जाता है।
अब ये जो ग्राफ बनाना, वो ग्राफ ये ऐसे है, स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से ऐसे करके जाता है, और ये एक्सपेरिमेंटली है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया गया, बस एक्सपेरिमेंटली करने के बाद जो मटेरियल पाए गए उनका n/p रेशियो देखा गया, तो वो इनके बीच में है, और लेस देन 20 के लिए ये है, 1 के आसपास है। अब सबसे जो आखिरी वाला पाया गया, सबसे जो लास्ट, वो था 83 पाया गया, और ये आएगा इस तरीके से, यहाँ पर देखा जाए, और वो होता है बिस्मथ। कौन सा है? बिस्मथ। ये सबसे लास्ट स्टेबल मटेरियल पाया गया। अब जो स्टेबल मटेरियल है, समझिएगा, वो स्टेबल मटेरियल कहाँ कहाँ होंगे? इसी लाइन पे होंगे, इस पर, इस पर, इस पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस लाइन पर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के इधर का n/p रेशियो 1 और 1.6 के बीच में नहीं होगा, बल्कि वो उससे अलग होगा। जैसे मान लीजिए वो क्या है, वो इधर है, इधर है न्यूक्लियस, तो इधर है, और कुछ न्यूक्लियस जो है इधर है। क्लियर? अब इनका n/p का रेशियो, मतलब n अलग है, p अलग है, तो ये क्या करेंगे? स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ लॉस करेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ लॉस करेंगे। लॉस करेंगे तभी तो ये n/p के रेशियो को सही ला पाएंगे। एक बात समझिए, एक अमीर आदमी को गरीब होना है, क्या करेगा वो? अरे पैसे अपने दान कर देगा, जुए में हार जाएगा, या कहीं शेयर मार्केट में लगा के डुबा देगा, तभी तो गरीब होगा। जो अमीर आदमी है वो अनस्टेबल है, जो गरीब आदमी है वो स्टेबल है। ये एग्जांपल के फॉर्म में लीजिए। अब इसको क्या करना है? अनस्टेबल से स्टेबल में आना है, उसको अपना n/p का रेशियो 1 से लेकर 1.6 के बीच में लेके आना है। तो वो क्या करेगा? वो पैसे दान करेगा, वो जुए में हारेगा, कुछ करेगा, ताकि अपना n/p का रेशियो 1 के आसपास ले आए। अगर वो 20 के नीचे है, अलग अलग तरीके हैं, कभी अल्फ़ा पार्टिकल के डिके करेगा, कभी बीटा माइनस करेगा, कोई बीटा प्लस करता है, इस तरीके से करता है। अच्छा, प्रोटॉन हर बार नहीं बढ़ाना, समझिए एक बार, यहाँ का जो n/p रेशियो है अलग होगा इस साइड का, और यहाँ का जो n/p रेशियो है वो अलग होगा ना। अच्छा, ग्राफ से देखो, इधर का n ज़्यादा है ना, अरे देखो ना, इधर n ज़्यादा है, और n ज़्यादा है, इसका मतलब n/p रेशियो ज़्यादा होगा। और अगर n/p रेशियो ज़्यादा है और उसे कम करके तब नहीं इस पे आओगे, और कम करके जब इस पे आना है तो p बढ़ा दो या न्यूट्रॉन कम कर दो। एक तरीका, इधर वाले पे आ जाओ, इधर का, हाँ इधर का है, ये कम होगा क्योंकि देखो p ज़्यादा होगा, n कम होगा। इसका मतलब अगर हमें n/p रेशियो बढ़ाना है तो p को कम करना चाहिए और n को बढ़ा देना चाहिए, कुछ ऐसा होगा। इसे ही कहते हैं डिके, इसे क्या कहते हैं? डिके। अब अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग डिके करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, इधर वाले क्या करेंगे? इधर वाले वो अल्फा पार्टिकल और बीटा माइनस पार्टिकल का डिके करेंगे। सॉरी, ये बीटा नहीं, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। अभी मैं समझाऊंगा एक एक करके बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव क्या है। ये बीटा पॉजिटिव का, और इधर वाले क्या करेंगे? वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल का डिके करेंगे। ये दोनों क्या करें? इधर कोई अल्फ़ा पार्टिकल कर देगा, कोई बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कर देगा। क्या होता है बीटा पॉजिटिव, क्या होता है अल्फ़ा, क्या होता है बीटा नेगेटिव, अभी मैं एक समझाऊंगा इसमें। पहली बात तो ये तो समझ में आ गई कि आखिर रीज़न क्या है, ये क्यों डिके कर रहे हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और स्टेबल करने के लिए किस चीज़ का डिके करना है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं चीज़ों का डिके करना है ताकि वो स्टेबल हो सके। क्लियर? इस ग्राफ को, इस रीजन को कहते हैं स्टेबिलिटी रीजन और स्टेबिलिटी बेल्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? स्टेबिलिटी बेल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। स्टेबिलिटी बेल्ट क्या होता है? समझ में आ गया? और कैसे ड्रॉ किया गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक कैटेगरी बनाई गई लेस देन 20 से, और एक कैटेगरी बन गई ग्रेटर देन 20। जो 20 साल से कम एज के लड़के थे, अमीर थे, उनको गरीब होना है तो उनका अपना n/p रेशियो कितना लेके आना होगा? 1। और जो 20 साल के ऊपर के लोग हैं, उन्हें अगर अब गरीब होना है तो उन्हें अपना n/p रेशियो कितना लाना पड़ेगा? 1 से लेकर 1.6 तक।
इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने पैसे दान करें। दान करने के लिए तरीका है अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा माइनस पार्टिकल को डीके करें। अब आता है गामा की बात। गामा ऐसा है ना, चाहे वो अल्फ़ा करे, चाहे बीटा करे, चाहे बीटा माइनस करे, सब गामा भी करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जो अल्फ़ा कर रहा है वो बीटा माइनस करे, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं। लेकिन कोई भी मटेरियल अगर अल्फ़ा कर रहा है तो गामा करेगा, बीटा माइनस कर रहा है तो गामा करेगा, और बीटा प्लस कर रहा है तो गामा करेगा। इसका मतलब क्या है, वो समझो खाना खाने के बाद की मिठाई है, चाहे छोला भटूरा खा लो, चाहे गुलाब जामुन, वो तंदूरी रोटी खा लो, चाहे बिरयानी खा लो, जो अलग अलग हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, लेकिन सब खाना खाने के बाद कहते हैं थोड़ा मीठा हो जाए। तो गामा क्या है, कोई भी डिके के लिए, लेकिन आपको गामा उसके बाद डिके होना है। क्यों होना है वो भी समझाएंगे अभी। क्लियर? चलिए ड्रॉ कीजिए, नोट कीजिए, उसके आगे बढ़ते हैं फिर। सो नेक्स्ट हमें ये समझना है कि अल्फ़ा बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल्स का डीके होता कैसे है ना। तो वन बाय वन एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा डीके कर देते हैं। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल का जब डीके होता है, सही मायने में अल्फ़ा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, हीलियम का न्यूक्लियस की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, इधर पीछे संकल्प, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 देखा जाए तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और चूंकि अगर ये एक एटम है और ये न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह है, तभी तो 2 प्रोटॉन को 2 न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम हो गया सिर्फ हीलियम की। लेकिन जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो हीलियम नहीं होता, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं होने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ हीलियम न्यूक्लियस है। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। सिंपल सी बात ये, यानी हमने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, निकाल दिया। जब हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। यानी हीलियम जो अल्फ़ा पार्टिकल लेंगे उसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। ये बात हो गई अल्फ़ा पार्टिकल की। अब अल्फ़ा पार्टिकल का जब डीके होगा तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो सीखिए। जैसे मान लीजिए कोई हमने एक्स मटेरियल लिया, इसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। इससे हमें अल्फ़ा पार्टिकल का डीके करना है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल का डीके होगा तो क्या होगा भाई, बात करते हैं अल्फ़ा पार्टिकल की। तो ये है हीलियम का अभी 2 4, ये होगा ना। और इससे इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पेरेंट मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पर ये अल्फ़ा पार्टिकल है, जो बनता है उसे कहते हैं डॉटर। अब यहाँ पर देखिए, इसको बैलेंसिंग करना सीखिए। ये है एटॉमिक नंबर Z में से 2 प्रोटॉन निकल गए तो कितने बचे, Z-2। यहाँ हो जाएगा Z-2। और यहाँ पर है A में से 4 निकला तो कितना हो जाएगा, A-4। कोई एक मटेरियल बनेगा Y जो कि डॉटर एलिमेंट होगा, A में से 4 निकलेंगे, चारों निकल गए। ऐसे समझिए, दोनों साइड एटॉमिक नंबर और मास नंबर का सम सेम होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ऐड कीजिए, Z-2 + 2 कितना बचा, Z है। A-4 + 4 कितना आएगा, A आ गया, ठीक है। पेरेंट मेटल, उसमें से आपने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सट्रैक्ट किया। अल्फ़ा पार्टिकल एक्सट्रैक्ट होते ही यहाँ पर क्या मिलेगा, डॉटर एलिमेंट। और डॉटर एलिमेंट के साथ ही आपको मिलता है बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। क्लियर? ये है अल्फ़ा पार्टिकल डीके होने का इक्वेशन। अब आपको एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम का देखा जाए कितना होता है, हाँ 92 और 238, 92 और 238। चलिए यहाँ से क्या निकालना है भाई, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम 2 4, ठीक।
यहाँ बचना चाहिए कितना, 92 से 2, यानी ये बचेगा 90 और यहाँ बचेगा 234। ये होता है थोरियम, ये होता है थोरियम। प्लस आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ज़रा N/P रेशियो देखते हैं। यहाँ से देखिए N/P रेशियो की बात की जाए, यहाँ पर प्रोटॉन तो 92 है, सही है ना। N कितना होगा, 8 में से 2 6 और 13 4 146, सही है। कितना आएगा N/P रेशियो बताइए, 146/92, 1.58, ठीक है। इधर कैलकुलेट करते हैं N/P रेशियो, तो P तो पता है ना 90, N कितना हो जाएगा 4 और 4 1, 144/90 लिखिए ज़रा, बताइए 1.6। क्या N/P रेशियो में कोई चेंज आ रहा है, आ रहा है भाई, 1.568 था 1.6 हुआ। हम क्यों राउंड ऑफ कर लेंगे, इतने राउंड ऑफ तो दुनिया बदल जाएगी। एक अल्फ़ा पार्टिकल हुआ तो चेंज हुआ ना, ऐसे ही अल्फ़ा पार्टिकल डिके होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि स्टेबल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि डिके करने का मकसद क्या था, एम क्या था, ताकि N/P रेशियो चेंज हो, हमारा स्टेबिलिटी मेरे अंदर आए। अमीर आदमी गरीब बनना चाहता है तो पैसा दे रहा है, पैसा देने का मकसद क्या है उसका, ताकि वो गरीब बने, यानी उसका N/P रेशियो चेंज हो। मैं तो ये कह रहा हूँ चेंज हो। तो यहाँ पर क्या अल्फ़ा डिके करने से N/P रेशियो चेंज हुआ। अब एक बात, एक चीज़ और निकल के आई, वो ध्यान देने वाली है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल डिके होता है तो N/P रेशियो डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा, N/P रेशियो इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 1.58 था, बाद में कितना होगा 1. बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाई डिके ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल N/P रेशियो ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है भाई, इंक्रीजेज, या इंक्रीज होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही बोर्ड में पूछा जाता है। अब समझ में आया N/P रेशियो होता क्या है, ये सब जान चुके हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में, कैसे इक्वेशन बनता है, कैसे में बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग में 2 नियम रखने, बस 2 चीज़ें बराबर करनी है। बोथ साइड ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का सम इक्वल होना चाहिए। क्लियर, क्या हो गया भाई, कोर्स में नहीं है, ये कैसे हो सकता है, आएगा। रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव है तो ये है, रेडियो एक्टिविटी अगर है तो सिलेबस में है, बस उसको बंद कर दीजिए। बात करते हैं इसी में मास डिफेक्ट की। हाँ, मास डिफेक्ट क्या होता है समझिए, जो लेफ़्ट साइड जो भी मटेरियल हमारे पास है उसका जो मास है वो राइट साइड के मास के इक्वल नहीं होता। ये बड़ा झोल हुआ यहाँ पर कि जो लेफ़्ट साइड का मास है वो राइट साइड के मास के इक्वल नहीं होता। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो इसमें क्या आ गया, मास का डिफेक्ट आ गया। अब लेफ़्ट साइड में मान लीजिए हमने एक्स मटेरियल लिया था, लेफ़्ट साइड में मास लिया था, तो ये होगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम, यानी जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, वो हो गया एम एक्स माइनस किसका मास हो गया, एम अल्फ़ा प्लस एम वाई, ये है मास डिफेक्ट। अब आपको अगर मास डिफेक्ट पढ़ना है तो ये तो जानना पड़ेगा ना ये होता क्या है। आप उसको तो रटने नहीं जाएंगे, एम एक्स माइनस एम अल्फ़ा प्लस एम वाई, और बोर्ड के पेपर देने चले जाएंगे। ये तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, इसलिए मैं कहता हूँ रेडियो एक्टिविटी पढ़ना ही पढ़ना है, और रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है तो N/P रेशियो भी पढ़ना है। समझ गए, मास डिफेक्ट समझ में आया। अब मास डिफेक्ट क्या है कि जो इनिशियल मास होता है वो फाइनल मास इक्वल नहीं होता। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया वो मास, नहीं डिके कहाँ हुआ, डिके तो यही है ना, जो डिके हमने उसको ऐड किया है। अरे अमीर आदमी ने जो पैसा अपने गरीबों को दिया था वो अपने में जोड़ रहा है, लास्ट में फाइनेंशियल क्लोजिंग में 31 मार्च को उसने जोड़ना शुरू कर दिया।
पर मेरे पास इतना पैसा बचा है, मैंने जो है बगल में गोपाल भाई को 2,000 रुपये दिए थे, तो वो जोड़ रहा है आज 31 मार्च को, वो कह रहा है कि तब भी कम पड़ रहा। एक्चुअल में उसने देखा कि उसका कुछ मास जो था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। ये जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो कुछ मास किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। और मास एनर्जी का कन्वर्जन किसने बताया, आइंस्टाइन ने। E = mc², यानी एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट अगर बात की जाए, एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट वो क्या होगा, E = mc²। यानी यहाँ पर हम E को Q लिख रहे थे ना, तो Q से लिखें, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है भाई, डेल्टा mc², यानी mx माइनस m² प्लस my, यहाँ होगा c²। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल 100% आएगा एग्ज़ाम में, बोर्ड में ये आएगा, ठीक। हाँ, अब फॉर्मूला रखने में ना वहाँ न्यूमेरिकल के लिए मैं बता दूँ, बहुत हंसी आ रही है उसको, पता नहीं क्या है, कुछ और सोच रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ ये जो आता है ना, ये एमयू को फॉर्म में देगा आपको, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ क्या करना, इसमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम करिएगा, m² प्लस my, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी ये आप रखेंगे एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में, उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब कन्वर्जन आसान होगा। ये है न्यूमेरिकल के लिए, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पर सीखेंगे। हाँ, my ये रहा डॉटर का। एक बात बस सुनो, ध्यान दो, आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने 3,000 रुपये दान कर दिए, आपके पास हो गए 7,000 रुपये। ये 10,000, ये 3,000 और ये 7,000, ठीक। लेकिन जब जोड़ने बैठे होना क्या चाहिए, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होना चाहिए ना, लेकिन जब जोड़ा तो नहीं आया, यहाँ आया 3,000 और यहाँ आया जो है 2,500, अच्छा नहीं 5,500, तो 5,500 और 3,000 8,500 हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो वो जो डिफेक्ट आया, जो गैप आया, वो इसी वजह से आया, तो वो गैप फाइंड करने के दिस माइनस दिस कर दिया। समझ में आ गया, ठीक, नोट कीजिए इसे। अब नेक्स्ट हमें देखना है बीटा डीके। ये जो बीटा डीके होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक होता है बीटा माइनस डीके और एक होगा बीटा प्लस डीके। वो जो मैंने बेल्ट दिखाया था डायग्राम, उसमें मैंने लिखा था ना, एक तरफ माइनस बीटा था, एक तरफ प्लस बीटा। ये जो बीटा माइनस डीके होता है, सही मायने में ये इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, मैं जो नीचे लिख रहा हूँ माइनस चार्ज है, -1 चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन मासलेस माना जाता है, ठीक है। और जो बीटा पॉजिटिव होता है वो भी इलेक्ट्रॉन का +1 और चार्ज, +1 का मतलब पॉजिट्रॉन हुआ, है ना। देखो समझो, इसका पहले इक्वेशन बनाते हैं, होगा क्या, कोई भी एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। इसको डीके कराना है, क्या डीके करेगा ये, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में क्या डीके कर रहा है, हम पहला केस ले रहे हैं माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये डीके कर रहा, जिस पर नीचे क्या है, चार्ज लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो Y बनेगा। अब बैलेंस करते हैं, इधर यहाँ Z, यहाँ Z-1, यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ Z है, यहाँ Z-1, Z+1, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। यहाँ पर A, यहाँ पर 0, यहाँ कितना होना चाहिए, A। दोनों का सम कीजिए, Z+1 -1, Z आ गया, A + 0, A आ गया। इसके साथ साथ एक और पार्टिकल लेता है, इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो।
एंटी न्यूट्रिनो, बताएंगे क्यों निकलता है ये। उसके साथ साथ फिर हमारा वही एनर्जी निकलेगा आगे। क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं इसका, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का, अब अनस्टेबल वाले लेते हैं 614। तो ये क्या है? ये तो रेडिएक्टिव है ना, अनस्टेबल वाला है। इससे क्या निकालना है हमें? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, -1 0। क्या आएगा यहाँ पर? 6 - 1, यहाँ कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। 7, इसको जोड़ो, 7 - 1 जोड़ोगे 6 आएगा। और यहाँ कितना आना चाहिए? 14। क्या आना चाहिए भाई? 14। क्या हो गया ये? नाइट्रोजन। ये कौन है? इसका क्या नाम दिया गया? डॉटर एलिमेंट। क्या नाम है इसका? डॉटर एलिमेंट है। और यहाँ पर न्यूट्रिनो आ जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर? आगे एनर्जी भी आएगी। बात समझ में आ रही है? बात सबको यहाँ तक समझ में आएगा? कोई डाउट तो नहीं एकदम? अब एक बात बताओ, क्या निकाला तुमने इसमें? इससे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो निकाला। ये कहाँ से निकल रहा है? एटम से या न्यूक्लियस से? ना, न्यूक्लियस से। मैंने स्टार्ट में कह दिया, जो जो फिनोमेना हो रहा सब न्यूक्लियस हो रहा। अब बताओ, क्या न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता है? हाँ, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। मतलब ये आदमी है कि एक लखनऊ का अमीर आदमी गरीब होना चाह रहा था, तो उसने क्या किया कि पैसे बांटे, पैसे बांट दिया, गरीब हो गया। लेकिन जब जाके गरीबों के पास पैसा देखा गया तो कहता वो तो डॉलर में था, और तुम हो लखनऊ में रहने वाले, तो तुम डॉलर में कैसे पैसे दे दिए उसको? बात समझ में आई? तो क्या इसका और ऑप्शन हो सकता है? कुछ किया होगा उसने, क्या किया होगा उसने? डॉलर में पैसा दिया कैसे? दिया है उसने डॉलर में, लेकिन डॉलर में पैसा दिया कैसे उसने? अरे कन्वर्जन किया होगा, अरे रुपए को डॉलर में बदला होगा जा करके दुकान से, किसी से। यही काम यहाँ होता है, एग्जैक्ट यही काम होता है। वो अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलता है। क्या करता है? न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलता है। तो जब न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? समझिएगा, प्रोटॉन में बदला, यहाँ आ गया 1 1 प्लस, यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन -1 0, और एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर बनेगा। समझो, तो न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन थे ना, और n/p की रेशियो में सही करने के लिए हमें न्यूट्रॉन ही तो बदलना पड़ता है। न्यूट्रॉन बदलिए या प्रोटॉन हटाइए, दोनों में से चेंज करिए, रेशियो बदलेगा, जाहिर सी बात है। तो न्यूट्रॉन में चार्ज कितना? 0, मास नंबर 1। ठीक, अब अगर इसको प्रोटॉन में बदल लिया इसने, तो बैलेंस तो हुआ नहीं। अरे देखो ना, बैलेंस कहाँ हुआ? जब प्रोटॉन में बदल लिया तो प्रोटॉन पे तो प्लस चार्ज, ये +1। अब बैलेंसिंग देखो, बैलेंसिंग कैसे होगी? इधर +1 हो गया, इधर 0 हो गया। तो उसके लिए क्या हुआ? एक ऐसा चार्ज पार्टिकल आया जिस पर नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो क्या बैलेंस हुआ? +1 - 1 0 बैलेंस हुआ। और इलेक्ट्रॉन आया तो उस पर मासलेस है, इसके पास 1 है, तो 1 + 0 1 हो गया। तो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये चीज़ होती ही नहीं है, अंदर होता है ये कि कन्वर्जन एक्चुअली, यहां लिखेंगे हम लोग बीटा डिके, बीटा माइनस डिके इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। क्लियर? समझ में आ गया होगा? एकदम क्लियर। कैसे हुआ ये, है ना? तो ये कन्वर्जन कर लिया। जब कन्वर्जन किया तो देखो ये आ गया एक उसके पास, अंदर न्यूक्लियस था, वो न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसी का डिके हो गया, ये डिके के फॉर्म में निकल रहा। क्लियर? अब आ जाते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये जो एंटी न्यूट्रिनो चचा आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो ये आ रहे हैं बैलेंस करने के लिए। ये क्या आ रहे हैं? बैलेंस करने के लिए। क्या बैलेंस करने के लिए?
एक्चुअल में ये जो चार्ज पार्टिकल हैं सबका मास अलग अलग है ना, सबका मास अलग है। अब समझो, थोड़ा ध्यान देना, ज़रा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में हम लोग जाएंगे, ध्यान देना। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? गोली की, क्योंकि गोली का मास कम है और बंदूक का ज़्यादा है, अब मोमेंटम कंजर्व होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसी वजह से तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, जाहिर सी बात है। अगर तुम मास बदल दोगे है चीज़ों में तो क्या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। तो होता क्या, जब अल्फ़ा डिके करते हैं ना, तब जितने भी डिके आएंगे अल्फ़ा के, उन सब का काइनेटिक एनर्जी सेम पाया जाता है सबका। लेकिन बीटा डिके में 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, सबका देखा गया, सबका स्पीड अलग अलग मिल रहा था। सबका स्पीड अलग अलग मिलने के बाद सबका जो है काइनेटिक एनर्जी अलग अलग मिल रहा था। तो ये देखा गया कि ये वेरिएशन क्यों है, ये वेरिएशन क्यों है। तो देखा गया कि इसको बैलेंस करने के लिए एक और पार्टिकल निकल रहा था जो 2 चीज़ें बैलेंस कर रहा था। जैसे अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा था, यानी जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना था वो कंजर्व हो गया। किसकी वजह से? इसकी वजह से, समझे। जैसे अमीर आदमी ने गरीब को पैसे दिए, बगल वाले को, गरीब होने के लिए, ठीक है। तो जब मिला रहा था तो देखा तो मैंने 10 रुपये दिए थे, उसको चेक किया तो 3 ही रुपये मिल रहे थे। पता चला 7 रुपये और कहाँ गए, फिर बगल में उसका चाचा का लड़का आया था, उसने 7 रुपये लिए थे। फिर लेफ्ट वाले को, बगल वाले को दिया था, उसको दिया था 8 रुपये और मिले उसके पास 5 रुपये। तो युवा का भाई 5 रुपये क्यों हैं? तो कह रहे थे उसके असल में मौसी का लड़का आया हुआ था, वो जो 3 रुपये रखा हुआ था। तो ये जो अलग से लोग आ जा रहे हैं यही एंटी न्यूट्रिनो हैं। वो क्यों आए हैं? वो सिर्फ बैलेंस करने के लिए आए हैं। किसको? एनर्जी को बैलेंस करने, काइनेटिक एनर्जी को। और एक और इफेक्ट होता है स्पिन इफेक्ट, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, उसे छोड़ दो, बस खाली नाम याद रखना। यानी एंटी न्यूट्रिनो क्यों आए हैं? वह है काइनेटिक एनर्जी एंड स्पिन को बैलेंस करने के लिए आए हैं। क्लियर? अब ज़रा कुछ प्रॉपर्टी जान लो। एंटी न्यूट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती क्या है? एंटी न्यूट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये मासलेस होते हैं, चार्जलेस होते हैं और स्पीड ऑफ लाइट होती है इनकी उसी के आसपास, ठीक है। और पेनेट्रेटिंग वेरी वेरी हाई पेनेट्रेटिंग कैपेसिटी होती है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मास नहीं है, ट्रैवल तो कर रहा है ना। आप क्लासिक मैकेनिक्स न लगाइए यहाँ। हाँ, ये सब निकलेगा स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, सब स्पेक्ट्रम फॉर्म में है। आप क्लासिक मैकेनिक्स यहाँ मत लगाइए। न्यूटन ने सेब खा लिया, आप परेशान हो लिए, वहीं तो पढ़िए। जब रदरफोर्ड ने लॉ दिया तो बोर ने क्या कहा कि आप रदरफोर्ड के लॉ को ख़त्म कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं क्योंकि क्लासिक मैकेनिक्स लगाना चाह रहे हैं। कह रहे वो नहीं लगेगा, यहाँ अपना इनका न्यूक्लियस का मैकेनिक्स चलेगा। बात समझ में आ गई? तो समझ गए सब पूरा बीटा डीके। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो सेकंड केस लेते हैं। अब किसका डीके कराना है भाई? बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का। तो वैसे ही आपने कोई एक पेरेंट एलिमेंट लिया, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, इससे डीके कराया हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 0। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा, डॉटर एलिमेंट, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड ऐड करने का। क्या होना चाहिए यहाँ पर? फिर Z-1 होना चाहिए। ऐड करेंगे तो Z आएगा और यहाँ पर सीधे सीधे ये लगा दिए, A + 0 = A। यहाँ पर निकलता है एक न्यूट्रिनो, वो था एंटी न्यूट्रिनो, ये क्या है? न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। पेरेंट एलिमेंट यहाँ पर डिके हुआ और ये क्या है? डॉटर एलिमेंट। ये क्या है? ये है बीटा डिके, है ना। अच्छा, ये क्या कहलाएगा? ये पॉजिट्रॉन है ना। अगर इसके मास की बात की तो कितना है? 0 चार्ज, हाँ, +1, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं इसमें ज़रा। एग्जाम्पल में क्या हो गया? सही चल रहा? अच्छा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो ज़रा, यहाँ पर पिछले बार अभी जब हमने डीके किया तो क्या आया था?
देखो क्या आया था, नाइट्रोजन आया था ना। चलो नाइट्रोजन ही ले लेते हैं। 7 14 क्या लेते हैं, 7 और नहीं तो ये तो वो हो गया ना, स्टेबल हो गया ना, 12 लो, ठीक है। हाँ भाई उसका आइसोटोप्स तो होंगे ना, ये तो जो 1500 एलिमेंट की बात की गई थी उसमें आइसोटोप्स आइसोबार सब थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डीके कराना है, एक्सट्रैक्ट कराएंगे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। देखो क्या आना चाहिए, 7 है +1 है, यहाँ क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहाँ 12 है, यहाँ क्या आना चाहिए, 12 कार्बन एटम है। क्लियर, ये हो गए डीके की बात। फिर पॉजिट्रॉन अपना रहे, ये न्यूट्रिनो यहाँ रहेगा, ये प्लस क्यू रहेगा। अब फिर वही बात आती है कि क्या इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या इसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। तो अब वहाँ कन्वर्जन किसका था, न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ था, प्रोटॉन में, और बैलेंस करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। वैसे ही यहाँ पर कन्वर्जन होगा प्रोटॉन का, किस में, न्यूट्रॉन में, 0 1। अब देखो यहीं पर चेक कर लो, यहाँ +1 है, यहाँ 0 है, तो क्या होना चाहिए, एक +1 का मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करो, 0 लगा दो, यानी ये आ गया। देखो यही चीज़ है। तो एक्चुअल में जैसे मैंने पिछली बार लिखा था, एक्चुअल में न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्जन किसका होता है, प्रोटॉन, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन, एक्चुअल में ये होता है। और इसके कन्वर्जन के बाद हमें ये इलेक्ट्रॉन मिलता है जिसको हम डीके करा देते हैं। और डीके होते ही क्या होता है, इसका n/p रेशियो चेंज हो जाता है। n/p रेशियो चेंज इसलिए किया जाता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। अब ये चीज़ आपको पढ़ने ज़रूरी है एग्जाम्पल में देख करके कि बीटा डीके के बाद अल्फ़ा डीके के बाद n/p रेशियो बढ़ता है या घटता है, ये क्वेश्चन में आता है। जैसे अल्फ़ा डीके में मैंने पढ़ाया था कि वहाँ पर चेंज होता है बढ़ते हुए, ऐसे ही कहीं बीटा डीके में हो सकता है घटता भी हो, तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत है। क्लियर, समझ में आ गया। इस लाइन के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्चुअली इन न्यूक्लियस कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन टेक्स प्लेस। चलिए नोट कर लिए जल्दी से इसे, फिर गामा रेज पढ़ लेते हैं जल्दी से 2 मिनट में। सो नेक्स्ट वन इज गामा डीके। ध्यान समझिए, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, लिखना बंद कीजिए, समझ लीजिए, फिर नोट कीजिएगा कि चाहे वो अल्फ़ा का डीके हो, चाहे बीटा माइनस बीटा प्लस का डीके हो, उसके बाद उसमें गामा का डीके होना ही होना है। उसकी वजह ये है कि जब न्यूक्लियस डीके करता है ना, तो डीके करता क्यों, एक चीज़ और समझो थोड़ा सा ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन तो पॉजिटिव है ना, तो क्या कर देगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो न्यूक्लियस तो फैल जाना चाहिए। उसके अंदर एक और फोर्स होता है, वो तो न्यूक्लियस फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है और बहुत हाई अमाउंट में होता है, वो उससे कहीं ज़्यादा होता है, तो वो उसको बाइंडिंग में बनाए रखता है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी का मामला है और प्रोटॉन में रिपल्सन है, इसके ब्याह पर होता क्या है कि जब ये डीके होता है तो जो न्यूक्लियस होता है वो एनर्जाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, एनर्जाइज, जस्ट एज एकदम इलेक्ट्रॉन की तरह। कैसे, इलेक्ट्रॉन की तरह, कि जैसे कई सारे लेवल्स हैं, यहाँ से जो है ये न्यूक्लियस एनर्जाइज होकर के यहाँ पहुँच गया, मतलब कि ये n = 1 2 3 4 कई लेवल एनर्जी के, वो यहाँ पहुँच गया। तो ये लो एनर्जी लेवल या हाई एनर्जी लेवल, लेकिन ये किससे हुआ, ये अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा प्लस डीके की वजह से हुआ। यानी जब डीके होगा तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा देर वहाँ बैठ नहीं पाएगा। ये अबाउट 10⁻⁻10 सेकेंड के पास ही रहता है वहाँ, फिर क्या करता है, वापस आ जाता है। तो जब वापस आएगा तो ये जो एनर्जी के लेवल्स हैं n = 1 2 3 4, तो ये क्या आएगा, हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, कौन आ रहा है, न्यूक्लियस। कौन आ रहा है, न्यूक्लियस। व्हेन ए न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा और बीटा पार्टिकल इट्स गेट्स एक्साइटेड। न्यूक्लियस ही एक्साइट हो गया था और एनर्जाइज होकर के अलग ऊपर लेवल पे चला गया, लेकिन ज़्यादा देर रुक नहीं पाया और वापस आने लगा। तो जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी पाते हैं, क्या स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, ऊपर से कूदा रहे थे इलेक्ट्रॉन को। हाँ, तो जब स्पेक्ट्रम बना रहे तो लेमन स्पेक्ट्रम,
बामल स्पेक्ट्रम, वो तो क्या था, हाई एनर्जी से लो लेवल पे तो ला रहे थे। तो जब ये हाई से लो आएगा तो क्या ये भी स्पेक्ट्रम बनाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है वो गामा है, और ये गामा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में होता है बस। और ये एनर्जी कितनी होगी भाई, ये आप लिखेंगे En2 माइनस En1 करके। अब गामा के प्रॉपर्टीज समझ लीजिए, मासलेस होता है, चार्जेस होता है, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। ये मेन प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, जो कि बुक में भरी पड़ी एकदम लाइन से लिखी हुई, आप नोट कर लीजिए उसे। क्लियर, ये मेन प्रॉपर्टीज़ है। गामा डीके क्या होता है, गामा डीके अल्फा भी डीके के बाद होगा, बीटा माइनस डीके के बाद भी होगा, बीटा प्लस डीके के बाद भी होगा, क्योंकि इन्हीं डीके के बाद ये न्यूक्लियस एनर्जाइज हो जा रहा। और जब एनर्जाइज हो जाएगा तो जाहिर से अब वापस भी आना है उसे कुछ देर बाद, और जब वापस आएगा तो गामा का डीके कर देगा। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, नोट कर लीजिए। क्लास यहाँ पर एंड हो गई।